हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बट साथ साथ आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है और अभी आप एग्ज़ाम दे ही रहे हो, तब तक मैंने एक और वीडियो आपके लिए, जो कि नेक्स्ट आपका पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। न्यूमेरिकल तो मैं चलो आगे की वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन सबसे पहला ये है, क्योंकि मैं जो वीडियो अभी रिसेंटली बना रहा हूँ वो ज़ीरो टू हीरो वाला है और आपने मेरी वीडियोस यानी बिज़नेस लॉ की वीडियोस को बहुत ज़्यादा आपने अप्रिशिएट किया है। बहुत सी वीडियोस को आपने इधर से उधर अपने ग्रुप में शेयर किए, वायरल किए गए, जिसमें ये गारंटी थी कि 100% पास की। तो ओबियसली बिल्कुल सही वो गारंटी है, क्योंकि 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करो और मेरे प्लेलिस्ट में अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, कम से कम 17-18 वीडियोस होंगी, जिसमें एक दो वीडियो चल नहीं रहेंगे, लेकिन आप टॉपिक किसी दूसरे से देख सकते हो। देखो, मेरी कोशिश जो थी आप सबको, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है आपको करा देना, ठीक है। और आप सब ने उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा दिया है और आप सब ने वीडियोस को बहुत देखा अच्छे से। अगर आपने नोट किया है तो मैं यकीन गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप सारे पास हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। बट ये पेपर तो आपका ख़त्म हो गया, अगले का क्या? क्योंकि अगला तो न्यूमेरिकल है, पूरा का पूरा मैथ स्टैट्स है। जिन्होंने मैथ्स से 11th-12th में अकाउंटेंसी में भी नहीं देखी उनके लिए, ठीक है ना। तो उनके लिए ग्रेजुएशन में तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो वैसे बच्चे, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ज़ीरो टू हीरो वाला है, यानी एक प्रॉपर ज़ीरो पर्सन जिसने कुछ नहीं पढ़ा है और वो अगर तैयारी करे 4-5 दिन में, तो वो कैसे तैयारी कर सकता है, उसके लिए मैं ये वीडियो रिसेंटली लाया हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करूँ तो उसमें आपको फिर उससे पहले कि आपके चैप्टर भी कंप्लीट रहें कि आपका वो चैप्टर क्या है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने एसओएल की साइट से निकाला है और ये ईयरली वाला है आपका, ठीक है। ये ईयरली क्वेश्चन पेपर है जो कि सेकेंड ईयर में कराया जाता था जब सेमेस्टर नहीं होता था। तो उस समय क्या था, उस समय और इस समय का भी एक ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे बिजनेस लॉ था, टॉपिक ही तो हटे, लेकिन कुछ टॉपिक जो थे बिजनेस लॉ तो वो इसमें भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स है, तो आपने देखा है कि नाम से अगर आपको इसमें देखोगे कि इसमें 2 सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, एक बिजनेस मैथ्स और एक स्टैट्स, ठीक है। अब जैसा कि इसमें है कि बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स है, तो इसका मतलब क्या, हम इसमें क्या कैसे इसको हम देखें, किस नज़रिए से देखें। तो देखिए, आपके 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। पहला क्वेश्चन पेपर आपको 1 घंटे के लिए दिया जाएगा, 1 आवर। वो किस चीज़ के लिए? ओनली फॉर मैथ्स के लिए। यानी आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें आपने लिखना है और क्वेश्चन पेपर भी अलग दिया जाएगा, जो कि 1 आवर के लिए होगा। और कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब 25 मार्क्स का अगर हम इसका 45 हम लेके चलते हैं कि 45% अगर आपने कैलकुलेट करो तो कितना होगा। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 20 मार्क्स है और इसका कितना परसेंट? 40%। तो 40% निकालो तो ये 10 देन 12। मतलब अगर आपको 25 में से अगर आपके 10 मार्क्स आ गए तो आपका बेड़ा पार है, ठीक है ना। आप मैथ्स में पास हो। तो वो 10 नंबर कैसे आए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि भाई ये 10 नंबर लाने कैसे। आपने बता तो दिए कि 10 नंबर है, तो 10 नंबर लाने कैसे हैं। क्या इस मैथ्स में थ्योरिकल होगा? तो देखो भाई, मैथ्स में तो थ्योरी नहीं होगा, न्यूमेरिकल ही होगा। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ही है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और उसकी चॉइस में डेप्रिसिएशन, वो भी आपका मैट्रिसेस का ही है। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, मैं आपको करा दूंगा इसे। अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो भी मैं आपको एक बार देख देता हूँ, ताकि आपको, हाँ, ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 7 मार्क्स का है आपका, ठीक है। 7 मार्क्स यानी 10 में से 7 तो आपका ये क्वेश्चन ही ले आएगा। अगर आपने मैट्रिक्स, मैं देखो चैप्टर बता रहा हूँ, आपने वो चैप्टर करने हैं।
आप एसओएल की बुक में ढूंढो या आप किसी राइटर की बुक से करो, लेकिन आपने कौन सा चैप्टर करना है जो कंपलसरी है, पेपर में आएगा ही आएगा, वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस उनका फेवरेट रहता है। मशीन है, यूनिट प्रोड्यूस है, इससे रिलेटेड मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा और एक नीचे डेप्रिसिएशन वाला भी करा दूंगा, आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में p इक्वल्स टू 100 है और e की माइनस x देन है। अब बच्चा ये क्वेश्चन देख के ही घबरा जाता है, डर जाता है, पता नहीं क्या उसमें, लेकिन अगर आप इसे ढंग से सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं है। तो ये कौन सा चैप्टर से आया हुआ है, ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से आया हुआ चैप्टर है, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको मैंने कौन से 2 चैप्टर बोले, एक तो आपको बोला मैंने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये 2 चैप्टर हैं, ठीक है। हमें इसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं। अब ये कितने मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट में चॉइस है, ये नीचे वाला क्या है, ये वाला तो पता चल गया किसमें आपको मैक्सिमाइज करना है टोटल रेवेन्यू एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमाइज रेवेन्यू, ठीक है। और इस वाले में क्या करना है, अगर आपसे बोले, अगर होता सजेशन कि मैं कौन सा आपको बोलता क्वेश्चन करने को, तो मैं तो आपको इसको सेकंड वाला बोलता, क्योंकि कह रहा है द एवरेज कॉस्ट ऑफ फंक्शन प्रोडक्शन आर AC आपको दिया है x + 5 + 30 डिवाइड बाय x, वेयर द x इज़ द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, फाइंड द आउटपुट ऑफ AC इज इंक्रीज and the output which AC is decrease, and which the increase in output also find the corresponding total cost function and marginal cost function। यानी आपको इसमें टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना है एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालना है। मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको अगली वाली वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। पहले मैं सिर्फ क्वेश्चंस को एनालाइज करा रहा हूँ आपको ये बताने के लिए, अगली वीडियो में आपको प्रॉपर आंसर के साथ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन पेपर है तो कहीं ना कहीं, लेकिन टॉपिक्स तो आपको पता है ना, टॉपिक तो कहीं नहीं जाने वाले, तो इसीलिए इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद और अगर आप देखो इसका बी वाला पार्ट, मोनोपोलिस्टिक प्राइस, यानी P इक्वल टू ये दिया है, फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर द रेवेन्यू इज़ मैक्सिमाइज एंड ऑल्सो फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दिस लेवल, ठीक है। और इसके चॉइस में है द कंपनी प्रोड्यूस x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, द टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर गिवन, ठीक है, ये TR और दी है, फाइंड दी हाउ मैनी प्रोड्यूस द प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ द, यानी आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और दूसरा व्हाट इज दिस प्रॉफिट, और प्रॉफिट की वो वैल्यू फाइंड करनी है। ये कितने मार्क्स का है, 4। अगर आप मैट्रिक्स का 7 नंबर और इसमें आपके 4 और 4 8, कितने हो गए जी, 15 हो गए, 8 7 15 हो गया। और अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, हाँ जी, अगला चैप्टर है फाइनेंस कॉस्ट का। फाइनेंस कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर है आपके मैथ्स का। 3 चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिए, आपका मैथ्स क्लियर है, कोई नहीं आपको रोक सकता। वो कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। ये 3 अगर आप कर लेते हैं तो आप सक्सेस हो। तो कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ 5000 आफ्टर 8 ईयर इफ़ द इन्वेस्ट 6% कंपाउंड सेमी एनुअली फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, at 8% compound quarterly for next 3 year and 7% compound continuously therefore। उसके बाद इसी के चॉइस में अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो इसका ये, तो मतलब ये जो चैप्टर आया हुआ है फाइनेंस कॉस्ट का जो है, ठीक है ना, उसमें से आया हुआ है ये, तो आप आराम से ये चैप्टर भी कर लेते हैं। यानी 3 चैप्टर आप कर लो, आप देखो सारे क्वेश्चन उसी में से आपके फंस जाएंगे। 3 चैप्टर मैंने कौन कौन से बोले, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड फाइनेंस कॉस्ट, देन मैथ्स आपकी फिनिश। उसके बाद अगर मैं स्टैट्स की तरफ आऊँ, क्योंकि उसके बाद आपको जैसे ही आपके 1 घंटे हो जाएंगे आपका क्वेश्चन पेपर ले लेंगे।
ठीक है, और शीट दे दी जाएगी। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, देखो सेमेस्टर में तो कभी ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि ओपन बुक चला, तो हमें ये पता नहीं है कि सेमेस्टर में क्या वही प्रोसीजर होगा जो एनुअल ईयर का होगा। क्योंकि एनुअली मोड जब होता था तो इस तरीके से ही होता था कि 1 घंटे आपको मैथ्स के लिए दिए जाते थे और 2 घंटे का पेपर आपको स्टैट्स के लिए दिया जाता था। तो जब मैथ्स का पेपर हो जाता था 1 घंटे बाद, तो वो शीट आपसे ले ली जाती थी, ठीक है। और जब शीट आपसे ले ली जाती थी तो फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टैट्स का दिया जाता था और दूसरी नई शीट दी जाती थी, उस पर आपको लिखना होता था। और जब लास्ट के, अब ये जो स्टैट्स का पेपर है 2 घंटे का दिया जाता था और 1 घंटा आपका मैथ्स का हो चुका, तो जैसे ही 10 से 15 मिनट होते थे तो मैथ्स की शीट आपको प्रोवाइड करा दी जाती थी और फिर आप स्टैट्स के साथ ही धागे में बांध के वो शीट प्रॉपर कर रख दी जाती थी। इसका मतलब आपका मैथ और स्टैट्स दोनों का पेपर हो चुका, ठीक है। तो स्टैट्स में आपको 2 घंटे मिलेंगे, मैथ्स में आपको 1 घंटा एनुअल मोड के हिसाब से। तो ये भी क्या पता सेमेस्टर में भी यही हो, क्योंकि कोई चेंजेस हुआ नहीं है, तो मे बी ऐसा हो तो अच्छी बात है। इकट्ठे हो रहा है तो भी अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका स्टैट्स का क्वेश्चन पेपर है, 50 मार्क्स का, मैथ्स का आपका 25 मार्क्स का था, दोनों को मिला के जोड़ दिया तो 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बन गया। अब स्टैट्स में क्या पूछा जाता है, क्या स्टैट, देखो अभी आपको मैंने जितने भी ऊपर बताए मैथ्स में कोई भी थ्योरिकल पार्ट था नहीं था। इसका मतलब है आपसे मैथ्स में थ्योरी पूछेगा नहीं, पूछेगा तो न्यूमेरिकल पूछेगा और न्यूमेरिकल्स आपके ज़्यादा मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब स्टैट्स में क्या थ्योरिकल पूछ सकता है, जी हाँ, मैथ्स में नहीं पूछे लेकिन स्टैट्स में थ्योरिकल पूछ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पहला इसमें कह रहा है विच एवरेज इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, विच एवरेज इज बेस्ड ऑन ऑल, ये थ्योरिकल का पार्ट है, चेक कर लेना, ठीक है। एंड इफ़ मीन इज 79, वेरिएंस इज 64, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ, और देखो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। अब जैसा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 50, इसका 40%, क्योंकि अगर 25 10 मार्क्स का है, 25 का जो 40% 10 होता है, तो 50 का कितना होगा 20, यानी 50 में से अगर आपके 20 इसमें आ जाते हैं तो आप पास हैं। तो 20 के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 50 में से 20 से ऊपर यानी 21 22 आप ले आओ, बढ़िया है। अब ज़रूरी नहीं तो आप 20 ही लाओ, आप तो उससे ऊपर का ही लाना सोचोगे, तो 20 तो आपने प्रॉपर करना है, यानी 25 मार्क्स के आपने प्रॉपर ढंग से कर लेने हैं, और उससे ऊपर होते हैं तो और बढ़िया है। मैंने क्या कहा, आपको 0 to हीरो बना के रहूँगा मैं, और यही मेरा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैथ्स में मैंने आपको 3 चैप्टर करने के लिए बोले, उसके अलावा आप कुछ मत करिए, मैथ्स में आप हीरो है। और ऐसे ही आप स्टैट्स में अगर आपको बताऊं तो कौन कौन सा अगर आपको चैप्टर करना है, ये मीन आपने ऑलरेडी किस में किया था, 11th के स्टैट्स में किया था, आप भूल चुके हो लेकिन आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, आपका जो है आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। 4 नंबर में पूछा है, इतना ईजी। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ वेरिएंस दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है। तो जब आप वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर नहीं अंडर रूट, अगर वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो वेरिएंस है 64, अगर इसका आप रूट करेंगे तो इसका हो जाएगा 8, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 8 हो गया, मीन आ गया आपका, आ गया 79, 8 डिवाइड बाय 79 इंटू 100 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये तो आपका ऐसे ही निकल गया आंसर, 4 मार्क्स आपके पक्के। कह रहा है फाइंड जियोमेट्रिक मीन, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये भी मैं आपको करा दूंगा। ये मीन का चैप्टर है, मीन में आपको यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये जो मैं टॉपिक आपको बोल रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कि मीन्स में हमें वहाँ पे सिर्फ 11th में आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ा। यहाँ पे आपको तीनों मीन पढ़ने हैं और तीनों आते हैं। देखो 4 मार्क्स का ज्योमेट्रिक मीन भी पूछ लिया। और कह रहा है द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज़ 0.9, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट b इज़ 1, तो कमेंट बताइए। तो कह रहा है द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज़ 0.9 एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट bxy इज़ -1, कमेंट बताइए। तो इसको आपको एक तरह से थ्योरिकल पार्ट में लिखना है और कुछ नहीं। ये हिंदी वाले हैं, आप हिंदी वाले को आप देख सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एंड नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो ये वाला कौन से चैप्टर में था? सीवी वाला चैप्टर जो है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी मिसपर्शन डेप्रीवेशन वाला ऐसी समथिंग है, ठीक है, मीन के बाद वाला है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कैलकुलेट करना है। ये r इक्वल्स टू 0.8 है, एक्स वाई इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इतना है, इतना x है। तो कह रहा है वेयर x एंड y आर डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑफ मीन। तो ये आपका जो है, आपको कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो ये कौन से आपका है? ये आपका जो है कोरिलेशन का है, ये चैप्टर कोरिलेशन इक्वेशन का है। तो आप वहाँ कोरिलेशन इक्वेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, आप एक बार चेक कर लो, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एन अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड अंडर रूट आप अंडर रूट, हाँ ठीक है, अंडर रूट एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाई कहाँ दे रहा है, लेकिन हाँ निकाल सकते हैं आप आराम से, कोई वो नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन ए बी हो गए, अगर इसमें क्या निकालना है आपको कि जेनोलॉजिस्टी अकॉर्डिंग द ब्लड प्रेशर हर पेशेंट कलेक्ट द फ्रॉम द डेटा दिस ओके, कैलकुलेट द टू इक्वेशन। ये आपका रिग्रेशन का है 8 मार्क्स का, और ये कौन सा चैप्टर है? लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है ना, जिसमें x ऑन y एंड y ऑन x का फॉर्मूला लगता है, जो कि आपको इस तरीके का दिखता है by(x) वाला। तो आप सिंपल लीनियर इक्वेशन वाला रिग्रेशन कर सकते हो, जिसमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है, x ऑन y एंड y ऑन x, जिसका फॉर्मूला आई थिंक याद है, अगर x ऑन y है तो x माइनस एक्स का मीन, ठीक है, ऐसे समथिंग कुछ फॉर्मूला, और y ऑन x है तो y माइनस वाई का मीन एंड इक्वल्स टू समथिंग। तो ये आप एक बार चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। द मीन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिक्स ऑफ 100 इन अ क्लास वाज 75, ठीक है, 100 स्टूडेंट, एंड द मीन मार्क्स ऑफ द बॉय वाज 75, वेल देयर नंबर वाज 70, फाइंड आउट द मार्क्स हु गर्ल्स इन अ क्लास। देख रहे हो आपसे कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है। कह रहा है द मीन मार्क्स इन स्टैटिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट इन क्लास वाज 75। कह रहा है द मीन ऑफ मार्क्स इज, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा के आपको गर्ल्स का आपको आराम से निकल जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं होता तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो, 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ये अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे इसमें चॉइस वाला है क्या? सेकंड, हाँ चॉइस का ये है। मतलब अगर आपको ये 2 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप ये 2 क्वेश्चन करके आप अपने 8 4 12 नंबर ले सकते हैं। देखो 20 में से आपके 12 तो यहीं खिंच गए, और बाकी के ऊपर अगर मेरे को ये 4 मार्क्स का ये और ज्योमेट्रिक मीन आता है तो 4 4 8 ये हो गया, और ये 12 12 24, ये 2 क्वेश्चन करके ही मेरे 12 24 मार्क्स आ गए, जबकि 50 में से इतने में पास हूँ मैं। लेकिन शर्त वही, आंसर सही आना चाहिए, तभी मैटर बनता है ना। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। तो ये वाला चैप्टर जो है वो आपका कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा सकते हो, मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, और कंबाइंड मीन का आंसर दिया हुआ है 75, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 3, ये कहाँ से आया हुआ है? ये कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस है, थ्योरिकल पूछा गया है आपसे। 2 मेजर डिफरेंस बताइए। तो मैंने कहा ना थ्योरी भी इसमें है कहीं ना कहीं। तो अगर थ्योरी की बात करें तो इसमें थ्योरीज कितनी हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। 2 और 2 6 ये हो गए, और उसके बाद 6 4 10, 6 4 10 हो गए। उसके बाद और 4 12। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये थ्योरी करोगे, मतलब वही चॉइस है, आपको ये नहीं आता तो ये वाला और वाले में। ये कौन सा क्वेश्चन है? फाइंड
फॉर द गिवन बिलो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थमेटिक मीन। 11th में हमने किया था ना कि एक वैल्यू मिसिंग रहती है, ये जो मिसिंग है यानी मीन के क्वेश्चन में से भी पूछ रहा है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थोड़ा हुआ लगेगा, नहीं। जो चैप्टर आपके लिए टफ़ है वो मैं बोलूँगा टफ़ है, और जो इजी है वो इजी है। इसमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है, 11th में आपने किया था और इसे सब ने किया था। कि आप नहीं है तो आप सर्च मार लेना कि हाउ टू कैलकुलेट मिसिंग वैल्यू इन मीन इन अ टेबुलर फॉर्म, तो आपको मिल जाएगा उसमें। बाकी अगर नहीं होता तो मैं सॉल्व करा दूँगा, और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। उसके बाद इसका बी पॉइंट है, अगर आप ये देखो इस तरीके से है, पढ़ना पर मंथ, ये कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर होगा मेरे ख्याल से। पहला क्या है, फूड एंड रेंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन फूड एंड रेंट। ओके, और ये आपका ये ग्रुप इंडेक्स, हाँ ये इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं जिसमें सारे चैप्टर कवर अप हो जाए 50 नंबर में, ठीक है। तो इसमें इंडेक्स नंबर भी है, टाइम सीरीज़ भी है। अब मैंने स्टैट्स का तो आपको बताया नहीं कि क्या क्या करना है। मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड कर लेना, लेकिन मीन में जो है एक सिंपल अर्थमेटिक मीन मत करना, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के भी क्वेश्चंस आपने करने हैं, जो कि कैलकुलेटर की हेल्प से आपने के निकलेंगे। उसके बाद और हाँ, पेपर में आपने कैलकुलेटर लेके जाना ही जाना है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी टफ होती है कि आप ऐसे हाथ से करोगे तो टाइम चला जाएगा। कैलकुलेटर लेके जाना है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, नॉर्मल सिंपल सा कैलकुलेटर लेके जाना है, जो कि 100 रुपये का सिटीज़न का मिल जाएगा। बाकी आप अगर थोड़े से और खर्च करो तो कैशियो का भी ले सकते हो, लेकिन सिटीज़न बेस्ट है मेरे हिसाब से, 100 का आ जाता है, तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये कौन सा क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैंने आपको बोला टाइम सीरीज़ हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन में ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है, वो भी आप उसमें कर सकते हो। और कोरिलेशन हो गया। ये चैप्टर आपने करने हैं, मैंने ये जितने भी बोले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे लेके जाए 0.75 में, वॉइस को देख लो और नोट कर लो, ठीक है। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर दिस ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन फॉलो करने के लिए बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो ये टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन किसके चॉइस में, आप देखो यहाँ पर यही दिक्कत है, आपको ये भी पता होना चाहिए। टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन हमेशा जो है इंडेक्स नंबर की चॉइस में आता है। तो एक चीज़ मेरे को क्लियर होगी कि अगर मैं टाइम सीरीज़ ढंग से कर लूँ तो मुझे इंडेक्स नंबर करने से बचना चाहिए, इससे टाइम ख़राब होगा, है ना। क्योंकि जब ये दोनों इसमें चॉइस में आ ही रहे हैं तो मैं क्यों करूँ, एक सेंस वाली बात करते हैं ना। क्योंकि इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज़ ये दोनों एक दूसरे के चॉइस में आ रहे हैं। अगर मैंने टाइम सीरीज़ को अच्छे से पक्का कर लूँ और इंडेक्स नंबर को ना करूँ तो कोई बात नहीं, मैं क्योंकि टाइम सीरीज़ पूरा करके आऊँगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है और इसी चीज़ को अपने को फॉलो करना है। ओके, चलिए बढ़िया। कह रहा विच एवरेज कॉल्ड द बेस्ट एवरेज एंड वाई। किस एवरेज को हम बेस्ट एवरेज बोलते हैं और क्यों। ये एवरेज का क्वेश्चन यानी मीन का क्वेश्चन है, आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट चैन बेस इंडेक्स नंबर टेकिंग द फ्रॉम इन दिस। ये चैन बेस इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अब आप एक बार चेक कर सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। चैन बेस इंडेक्स नंबर, ओके, बस यही क्वेश्चंस इसमें थे। अब ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला तो आपका है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अब आपको ये पता चल गया कि आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं। मीन, मीडियन मोड, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में ही आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो जाता है। इंडेक्स नंबर आप करना चाहो कर लो, वरना टाइम सीरीज़ आप कर लो तो इंडेक्स नंबर करने की ज़रूरत नहीं है, या इंडेक्स नंबर कर लो तो टाइम सीरीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर हैं, ये सिलेबस है आपके स्टैट्स के, और मैथ्स के मैंने इससे पहले बता दिए। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ 18:36 यानी 6:30 बजे आपकी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है, अपलोड भी हो जाएगी। तो जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे आप अपनी तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि आपको 16 तारीख को आई थिंक पेपर है, तो आपको 5 दिन का गैप है। इस 5 दिन में आप जो जो टॉपिक मैंने आपको बोले ये आपके आराम से कवर अप हो जाएंगे और आप ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास टाइम होता तो आप सारे चैप्टर करते, ऐसा तो है नहीं, लेकिन टाइम नहीं है और आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो इसलिए आपको ऐसा ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वरना कोई दिक्कत नहीं। और इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि क्वेश्चन सेम आएंगे। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो फिर तो कहीं ना कहीं मैं बिज़नेस लॉ में बोल सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं बोलूँगा, क्योंकि नंबर बदल जाते हैं बस, और कुछ नहीं। बट टॉपिक तो आपका रहता है ना, तो टॉपिक अपने को कवर अप करना है ताकि
वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए तड़ाके पड़ाके के साथ, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे ताकि। और थैंक यू आपको कि आपने इस तरीके से प्रोत्साहन किया मुझे, और वीडियो को इतना बड़ा चढ़ाकर आपने थोड़ा पूछा के, तो मैं आप सभी का थैंक यू करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपके से वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है। तो उनके लिए भी थोड़ा सा है कि दोस्त, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।